મિત્રો નમસ્કાર। આજે ગુરુવાર આપણે મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના ગુરુવારી મીટિંગ ચર્ચાનો વિષય વસ્તુ છે કરંટ સાંપ્રત। બધાને ધ્યાનમાં રાખીને હું हिंदी में बात स्विच ओवर करीश। आज का जो टॉपिक है सांप्रत, गए रविवार में किसान आंदोलन को केंद्रित करते हुए 26 जनवरी में जो घटना हुआ था उसको लेते हुए एक बहुत विस्तारित रूप में चर्चा हुआ था। चर्चा होने के बाद ही जो गाजीपुर बॉर्डर को जहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं उनको पुलिस की तैनात किया गया बड़ी मात्रा में, और एक भय प्रदर्शन किया गया। एक टेरर टैक्टिक्स के माध्यम से उनको वहाँ से उठाने के लिए प्रयास किया गया। हिम्मत कहना पड़ेगा फार्मर्स का, किसानों का, टिकैत जी का। उन्होंने एक बड़ा मजबूताई से सामना किया, बहादुरी से सामना किया। नतीजा ये हुआ कि किसान लोग और भी जुटते गए और यूपी में ये आंदोलन, हरियाणा में आंदोलन, किसानों की आंदोलन बढ़ता गया। लेकिन ये गाजीपुर बॉर्डर के घटना के बाद जो गवर्नमेंट जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो था, वो सच कि अभी तो शायद गाजीपुर को हम नहीं कर पाए। उन्होंने फिर से एक प्रकार का एक सिमिलर टैक्टिस, ईयर वो कान पकड़ने का टैक्टिस, ताकत दिखाने का टैक्टिस, डराने का टैक्टिस उन्होंने सिंगू बॉर्डर में किया। लाइट काट दिए, पानी काट दिए गए, निकालने की कोशिश की गई। गांव के नाम पे गुंडाओं को बुलाया गया, पत्थर मारा किया गया। पुलिस ने उनको आने दिया, जो वहाँ विदाउट आइडेंटिटी कार्ड कोई भी अंदर जा भी नहीं सकता था सिंगू बॉर्डर में, उनको आने भी दिया गया। ये सब पूरा एकदम नाटक, जो जैसे 26 जनवरी में जो नाटक हुआ था ऐसे ही नाटक किया गया। लेकिन वहाँ भी जो मजदूर जहाँ, वहाँ भी किसान लोग जिस तरह से सामना किए, बहादुरी से सामना किए, उसका नतीजा ये हुआ और भी जो किसान थे उसको किसान और भी बढ़ते गए। तो ये कम्प्लीटली जो टैक्टिस जो था कि किसानों को डरा हरा के पूरा वो वहाँ से उनको उठा देने का, भगा देने का, लोकल और जो किसानों के बीच में संघर्ष इसके नाम पे करने का था, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही हीनियस, घृणात्मक एक कदम लिया सरकार ने। वहाँ को एक बैरिकेडिंग कर दिया। अगर बैरिकेडिंग किया, अगर सब पेपर में देखे होंगे, खार के गुजरात समाचार ने एक बहुत बड़ा दिया है, फोटो दिया है और बोला कि सामंतशाही, राजाशाहियों की टैक्टिस अपनाया गया है। बात तो बिल्कुल सच भी है। और मुझे तो लगता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन की जो है गाजा पट्टी, ये सब पट्टी में वगैरह जिस तरह से बैरिकेडिंग होता है, उससे भी और कई गुना, 2.5 गुना 3-4 किलोमीटर का उन्होंने इतना बड़ा 4 लेयर 6 लेयर्स गाढ़ा खोद के, नेल डाल के और सीमेंट का दीवार बना के लोग कोई आना जाना कर नहीं पाए, एक ही पानी करने भी ना जा पाए, पानी भी लेने के ना जा नहीं पाए, गांव के लोग भी रोड क्रॉस करके जा ना पाए। ये ऐसे एक परिस्थिति खड़ा किया, एक डरावना परिस्थिति खड़ा किया ताकि डिमोरलाइज हो जाए। और ये जब हो रहा था तब पार्लियामेंट में बजट सेशन की तैयारी भी चल रही थी। तो ये बजट सेशन की तैयारी चल रही थी। वहाँ गाजीपुर बॉर्डर में भी एक प्रकार का डरावना का वातावरण खड़ा करने के बाद जो सफल नहीं हुए, तो यहाँ एक बैरिकेडिंग उन्होंने किया। तो ये बैरिकेडिंग करने के बाद भी तो जो किसान जो लोग हैं वो लोग इस समय बिल्कुल हताश भी नहीं हुए और ऐसे ही उन्होंने बैठे हैं। बोले ये इसका बातचीत तब तक नहीं होगा जब तक ये सारे चीज़ को हटाया नहीं जाएगा, सम्मान पूर्वक हमारे साथ बिहेव कहीं नहीं किया जाएगा। बजट पास हो रहा है, बजट कैसा है, सारे बजट जो है उसको बारे में चर्चा करने की कोई चीज़ है ही नहीं है। सब लोग बोलने लगे, साधारण लोग बोलने लगे, बैंक ऑन सेल, LIC ऑन सेल, रेलवे ऑन सेल, ये एयर इंडिया ऑन सेल, एजुकेशन ऑन सेल, हेल्थ ऑन सेल, सारे भारत के सारे जितने चीज़ है इस ऑन सेल।
LIC का वो FDI को भी पूरा उन्होंने खोल दिया, 75% FDI को खोल दिया, ऑन सेल। तो पूरा के पूरा जो पूंजीपति वर्ग जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ये लोग खुश के खुश हो गए। अगर मान लीजिए किसान आंदोलन को लेकर जो भी थोड़ा ये सरकार का इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हुई, टीका टिप्पणी हुई, तो इसके बारे में जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन जिस लोगों को सामना करना पड़ता था, अभी ऐसा हुआ कि बजट के पास इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन, कैपिटलिस्ट सेक्शन का संपूर्ण सपोर्ट जो है ये बीजेपी सरकार के प्रति आ गया। अगर इंटरनेशनल लेवल में अगर कोई भी अगर टिप्पणी होता है तो डैम केयर, अगर कोई टिप्पणी किया एक वो जो अभी है कि ये क्या नाम उनका जो टिप्पणी करते हैं रेहाना, और जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो बैन है ट्रम्प ना, ग्रेटा जो है, तो उनको भी सरकार उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश भी की। ऐसा टिप्पा टिप्पणी भी आ रही है। अभी तो कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके नीज भी उसको भी उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, फार्मर स्ट्राइक को जो जिस तरह से कदम लिया गया है, सिविल लिबर्टी वायलेशन किया जाए, उसका टिप्पा टिप्पणी किया। और रेहाना जो हजारों के फॉलोअर्स के तादाद के पर जो उन्होंने किया, तो उसका असर ग्लोबल लेवल पर पड़ा, जो लोग की साधारण जो लोग हैं पड़ा। तो इससे सरकार थोड़ा घबराई खड़ा। लेकिन ये पूंजीपति वर्ग जो है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन जो है, बजट इतना खुश है कि जो सिविल लिबर्टी को वायलेशन किया जा रहा है उसके प्रति, जो फार्मर स्ट्राइक को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है उसके प्रति उनके कोई भी उनका हमदर्दी नहीं है, या दे आर नॉट केयरिंग एट ऑल। अगर सरकार के पीछे पूरा वो सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सबको लग रहा है ये सरकार क्या कर रहा है, कैसे ये फार्मर के साथ ये बिहेवियर कर रहा है, ये सबके मन में सवाल आ रहा है। लेकिन सरकार तो बिल्कुल सोचती है कि वो जो कर रहे हैं वो पूरा पूंजीपति वर्ग का, शासक वर्ग का पूरा उसमें सपोर्ट है। ये परिस्थिति है। तो इसी के हमारे आज का जो सांप्रत परिस्थिति में ये एक बड़ा ये मामला है, किसान का आंदोलन, बजट, ये बहुत बड़ा मामला है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ भी हमारा तो जो भारत जैसा देश है, ये वो फॉरेन कंट्री को फॉलो करते रहते हैं, अमेरिका को फॉलो करते हैं, यूरोप को फॉलो करते रहते हैं। और कोरोना वायरस के बारे में भी काफ़ी बातें हैं, अगर मौका मिलेगा तो उसके बारे में हम भी बात करेंगे। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये कंक्रीट बॉर्डर जो एक बैरिकेडिंग किया गया है, ये पूरा आपको क्या लगता है कि किसानों को आपने बैरिकेड किया, या जो सरकार खुद अपने को बैरिकेड किया? जैसे एक ज़माने में राजा लोग अपने पैलेस को, ये जो फोर्ट सिटी कहते थे, अपने आप को पूरा बैरिकेड कर रहते थे और खुद ही करते करते खुद ही बंदी हो जाते थे। अभी ऐसा लगता है कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर सरकारी खुद ही एक इम्प्रिजन्ड है, बंदी है। किसान तो मूव कर रहे हैं, अब थोड़ा सा उनको दिक्कत खड़ी की है तो किसान तो मूव कर रहे हैं। और आंदोलन का तो आह्वान एक के बाद एक तो दे ही रहे हैं। आज सारे के सारे वर्किंग क्लास भारत का आज ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए आज रास्ते पर आज आ गए। फिर 6 तारीख को भी ऑल ओवर इंडिया में चक्का जाम का ऐलान दिया गया है। तो इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये लोग टूटे हुए हैं या मुरझा गए हैं या मुरझा गए हैं या बिल्कुल पीछे हट गए हैं। तो अक्टूबर तक आंदोलन का तो चलेगा, ऐसा ही उन्हें ऐलान कर टिकायत जी, शरद पवार तक भी ये लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, आप जैसे भी करो हम अक्टूबर तक आंदोलन चलाएंगे, ये तक भी उन्होंने ऐलान भी कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का परिस्थिति में आज ये सोचते हैं कि हम तंबू तोड़ देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। अगर कोई भी अगर फार्मर स्ट्राइक के बारे में लिखता भी है तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो अरेस्ट भी किया, भी उन्होंने यूपा भी अडॉप्ट भी किया, क्या नाम उनका है जो ये है पुनिया करके जो है, जो 26 जनवरी का जो ये हुआ तो घटना को उन्होंने जो लिखा उसको उनको यूपा उनको पर दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल भी दिया। तो अभी फिर जो भी फार्मर स्ट्राइक के बारे में फार्मर मूवमेंट को लिखेगा तो ट्विटर को बोला गया कि आप जो 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी नाम को हटाओ। यहाँ तक कि आपके ट्विटर को ये एक दबाव दे रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो कंसिक्वेंसेस खराब होगा। वो कहेगा अगर नहीं करेंगे तो कंसिक्वेंसेस मन खराब होगा। तो ये सब चीज़ जो है तो एक के बाद एक सब आ रहा है। तो इंटरनेट को बंद कर दिया और इंटरनेट अभी चल नहीं रहा है।
न्यूज़पेपर वालों को जो बैरिकेड किए हैं उसके अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, क्या घटना है बोलने के लिए रिपोर्टिंग भी बराबर नहीं आ रहा है, ऐसी एक स्थिति भी खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में आज भारत में जो रेस्पॉन्स मिल रहा है इसकी सपोर्ट में ये अभूतपूर्व है। बजट में जो पास हुआ है, बजट में जो हुआ इसमें गरीब के लिए कोई प्रावधान नहीं। इवन जो था कि आंगनवाड़ी सर्विस का भी जो था उसको भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया। राइट टू फूड वाले इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैटरनल न्यूट्रिशंस के जो था उसको भी रिड्यूस कर दिया लोगों ने। किरोसिन की सब्सिडी घटा दिया। एलपीजी सिलेंडर में जो सब्सिडी था इसको भी घटा दिया। तो ये जो है कि धीरे धीरे सब्सिडी को दे आर डूइंग अवे द सब्सिडीज, ये हो ही रहा है। बाकी जो एजुकेशन का जो बारे में जो था, एजुकेशन का बजट जो था, हायर एजुकेशन का जो था, स्कूल एजुकेशन का था, उसको रिड्यूस किया है। मैं हमारे जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको बुलाऊंगा, उसके बारे में आपके सामने बात को रखेंगे। मैं इसके बाद फिर मैं अपने बातों को आपके सामने में ले जाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आज मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की मीटिंग में मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं सबसे पहले एमएचडी की शुक्रगुजार हूँ। द्वारिकानाथ जी ने बहुत सारी बातें बताई कि प्रेजेंट सिनारियो हमारे देश में क्या चल रहा है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। कल का पूरा अखबार बजट को लेकर ही था, बजट को लेकर ही सारे न्यूज़ अखबार में थे। बहुत सारे अखबार ने बजट को लेकर ये बात भी बताई कि जो हमारी इकोनॉमी, जो पेंडेमिक की सिचुएशन से और उससे पहले भी जो पूरी हमारी इकोनॉमी की हालत ख़राब थी, सिचुएशन जो उसकी ख़राब थी, उसको पूरा प्राइवेटाइजेशन का डोज देकर ये इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात ये बजट में है। सब कुछ प्राइवेटाइज करने की बात है, जिसके बारे में द्वारिकानाथ जी ने बताया। मैं पर्टिकुलरली एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। हालांकि ये बात बताई जाएगी हम लोगों को कि एजुकेशन बजट में हम लोगों ने 4% से ज़्यादा बजट एलोकेशन किया है, लेकिन ये 4% से ज़्यादा बजट एलोकेशन की जो बात है वो हमारी आंख में धूल झोंकने वाली बात है। क्योंकि पिछले साल जो एजुकेशन के लिए जो बजट एलोकेशन किया गया था उसमें 6.30% रिड्यूस किया गया है इस साल के बजट में। और जो हम लोगों ने जो पिछले साल जो देखा था कि किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको किस तरह कोरोना की आड़ में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसको बोला गया था कि अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन की जो बात थी, हम लोग ये सोचकर अंधेरे में थे कि शायद ये पेंडेमिक की सिचुएशन में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो थोड़ा सा रुक जाएगी। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा कि कोरोना की आड़ में सिर्फ लेबर लॉज ही नहीं चेंज किए गए, उसकी आड़ में ऐसे बहुत सारे एंटी पीपल लॉ लाए गए और कोरोना की वजह से हम लोग उसका खुलकर सामना भी नहीं कर पाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो पूरा प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को जो पूरा जोर दिया गया था, वही बात एजुकेशन के पीछे बजट एलोकेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। एनईपी में जो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिसेस जो किए गए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, टीचर्स रिक्रूटमेंट होगी, सब कुछ होगा, लेकिन फंड एलोकेशन की बात, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो बजट चाहिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट एलोकेशन चाहिए, जो फंड एलोकेशन चाहिए, वो तो पूरा जो मैंने पहले बताया कि 6.13% पिछले साल से कम कर दिया गया है। और जो स्कूल एजुकेशन पर एनईपी 2020 में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, वो स्कूल एजुकेशन में 4,972 करोड़ रुपीस इस बार इस साल के बजट में कम कर दिए गए हैं। ये जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी की जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि बेटियां हमें किससे बचानी है उसकी चर्चा मैं इस डिस्कशन में नहीं करूंगी, लेकिन उसके लिए भी जो 2018 और 19 में
ये पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम के लिए जो 256 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए थे, इस बार के बजट में हमें पूरा शॉक लगेगा ये सुनकर कि गर्ल्स एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम के पीछे इस बार सिर्फ 1 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। तो सिर्फ 1 करोड़ रुपये में गर्ल्स एजुकेशन को एंकरेजमेंट कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। स्कूल एजुकेशन के बारे में मैंने बताया कि मोर देन 4000 करोड़ रुपीस कम कर दिए गए हैं पिछले बजट से। ऐसे ही हायर एजुकेशन में 1115 करोड़ रुपीस पिछले साल के बजट की तुलना में इस साल कम कर दिए गए हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे देश में आज भी जब हम NEP 2020 के बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस की बात करते हैं, ये NEP 2020 एजुकेशन में एक पूरा रेवोल्यूशन लेकर आएगी, ऐसी बात हमारी रूलिंग पार्टी के बहुत सारे मिनिस्टर भी करते हैं। लेकिन ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर ये है कि आज 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, जब ये पूरा डिजिटल इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, उस वक्त में भी हमारे देश की सिर्फ 54% स्कूल में ही ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा है। तो जो इतने सारे स्कूल्स जो इन बेसिक फैसिलिटी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे वंचित है, वो फैसिलिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज भी हमारी स्कूल और कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो उसके लिए तो हमें ज़रूरत थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेशन, फंड एलोकेशन करें। लेकिन 4% से ज़्यादा बजट एलोकेशन की बात बताकर, पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा मैनेजमेंट करके जिस तरह से पूरा बजट कर्टेल कर दिया है एजुकेशन के पीछे, आने वाले दिनों में इसकी इम्पैक्ट हम एजुकेशन के ऊपर देख पाएंगे। बहुत सारे प्रोमिसेस जैसे NEP में किए गए थे, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस ये बजट में भी किए गए हैं कि ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी, स्टार्टअप को एंकरेजमेंट दिया जाएगा, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट या लैंग्वेज लेबोरेटरीज को प्रिपेयर किया जाएगा। प्रोमिसेस इसमें बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन हर प्रोमिसेस के पीछे प्राइवेटाइजेशन को भी आगे किया गया है। कैसे? जैसे एक सिंपल एग्जांपल देके बताए कि 100 सैनिक स्कूल बनाने की बात है, लेकिन क्या ये सैनिक स्कूल टोटली गवर्नमेंट होंगे, गवर्नमेंट ग्रांटेड होंगे? नहीं, ये PPP मॉडल के होंगे। मतलब पैसे लोगों के लगेंगे और प्रॉफिट जो होगा वो प्राइवेट कंपनी का होगा, या फिर NGO के नाम पर जो कॉरपोरेट हाउस, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अपने जो ब्लैक मनी है उसे वाइट करने के लिए जो सो कॉल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं, वो PPP मॉडल पर हम लोगों के सामने दिखाया जाएगा। 15,000 स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की बात भी की गई है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट होगा कैसे? आपने तो स्कूल एजुकेशन के पीछे मोर देन 4000 करोड़ रुपीस बजट एलोकेशन कम कर दिया है। तो ये 15,000 स्कूल के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सिंपल है कि ये जो सारे स्कूल्स है वो प्राइवेट को दिए जाएंगे, और प्राइवेट मैनेजमेंट जो है वही इन सारे स्कूल की देखभाल करेगा। वो चाहे PPP मॉडल की बात हो, या फिर NEP में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स आकर एजुकेशन फील्ड में इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसीलिए जो सिंगल विंडो सिस्टम हायर एजुकेशन में जो बनाने की बात है, HECI की जो बात है, वन सिंगल बॉडी, ये सारी बातें ये बजट में लैंग्वेज को बदल कर हमारे सामने रखने की कोशिश की है। सिर्फ ये एजुकेशन में बजट कम हो रहा है ऐसी बात नहीं है। लोगों को जो भी बेसिक नेसेसिटी मिलनी चाहिए, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे हेल्थ हो, या फिर रेसिडेंट हो, इन सब के पीछे जो आज तक गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती आई थी, लेकिन ये पूरे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दौर में WTO के इशारे पर, जैसे आज WTO के इशारे पर हमारे फार्म लॉज इतना मूवमेंट के बावजूद भी विड्रॉ नहीं किए जा रहे, उसी हिसाब से WTO के ऑर्डर से ही आज एजुकेशन के पीछे जो गवर्नमेंट ग्रांट देती थी या अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती थी, उससे गवर्नमेंट पीछे हट रही है। तो चाहे NEP हो या ये बजट की बात हो, एक क्लियर मैसेज ये है कि
कोई भी रूलिंग पार्टी हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो बजट एलोकेशन कम करके गवर्नमेंट की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन की और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एजुकेशन के पीछे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटकर एजुकेशन के फील्ड को पूरा एक फ्री मार्केट के लिए ओपन करना चाहते हैं, ताकि जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो आकर लोगों की जो लोग जो एजुकेशन लेना चाहते हैं उनकी एजुकेशन लेने की जो हंगर है उसे ये प्राइवेट प्लेयर्स एक्सप्लॉइट कर पाए, इसीलिए ये बजट एलोकेशन दिन ब दिन कम हो रहा है। फिर से मैं एमएसडी को शुक्रिया कहूँगी कि मुझे ये मौका दिया गया। थैंक यू। इसके बीच में एक बात करना जरूरी है कि इंडियन बिलियनर की बहुत ग्रोथ हुआ, उनका वेल्थ बहुत बढ़ा। 35% उनका लॉकडाउन के पीरियड में उनका जो ये वेल्थ जो है बढ़ा। अंबानी जी ने 90 करोड़, एक घंटे में 90 करोड़ विद इन द लॉकडाउन पीरियड उनका अर्निंग हो रहा था। वेरी स्ट्रेंज। माइग्रेंट वर्कर का नौकरी गया। अभी आके जो लोग सूरत में, बॉम्बे में काम करते हैं, जहाँ जिसमें काम करते थे उससे कम पैसा में काम कर रहे हैं। लेकिन अंबानी जी का उनका जो अर्निंग जो है 90 करोड़ पर आवर। और 24% जो लोग जो हैं उनका जो अर्निंग जो है 3000 तक ही है पर मंथ। अगर मॉडेस्ट रूप में देखा जाएगा 3000 तक ही है मतलब। तो ये इसी तरह का एक प्रकार का जो ग्रोथ जो हुआ, अनइक्वालिटी, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये ऑक्सफाम ने रिपोर्ट निकाला है। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट ऑक्सफाम ने निकाला। ये आंकड़े वहीं से आ रहे हैं कि इंडिया जो अपने आप को एक पावर के हिसाब से जो पोज करता है, एक नंबर में आता है अमेरिका, बाद में चाइना, बाद में जर्मनी, बाद में रूसिया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इंडिया। और उसी इंडिया में अभी ये बजट के अंदर में जॉब के बारे में कोई बात नहीं है। देयर इज नो मेंशन अबाउट द जॉब्स। ये इसी बजट में माइग्रेंट वर्कर का रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ नहीं है, वर्कर्स का राइट के बारे में कुछ नहीं है। ये जो है कोरोना टाइम पे जो लोग मरे हुए, जितना लोग भी भारत में मरे हुए हैं, कोरोना के बारे में जो लोग, खासकर गरीब लोग जो मरे, उनके ट्रीटमेंट के बारे में जो बात है, ये तो है ही है। लेकिन इनका रिहेबिलिटेट करने की, उनको कंपेंसेशन देने की बात नहीं है। जबकि 2020 मार्च में 1,70,000 लोग उनका नौकरी गया और लॉस्ट देयर जॉब्स एवरी आवर इन मंथ ऑफ अप्रैल। 1,70,000 लोग एवरी आवर वो लोग जॉब अपना खो रहे थे। तो ये जो चीज है, काफी लोग मरे उसी जमाने में माइग्रेंट वर्कर्स का, और काफी राइट भी वायलेशंस हुआ, काफी कानून को परिवर्तन किया गया, वर्कर्स राइट जैसे मैंने कर दिया गया। और इसी समय पर भी देखा जा रहा है कि ये उसी रिपोर्ट के साथ साथ भी आ रहा है कि ये उसी के पीरियड में ही ये पंजाब में, हरियाणा में ये जो है मिनिमम क्या प्राइस, इसका सपोर्ट प्राइस को एमएसपी को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ, जो कि तीनों बॉर्डर में इकट्ठे हो गए। पंजाब में ही मात्र 2000 से 2015 तक 16,000 लोगों का सुसाइड हुआ है। बहुत सारे किसान लोगों ने क्या कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी लोन ले रखे हैं, आज ऐसे रास्ते पर नहीं आ गए हैं, वो बर्बादी के रास्ते पर आ गए हैं। और एवरी थर्ड पर्सन इन पंजाब जो है, एवरी वन थर्ड पर्सन इन 3 लोगों में 1 लोग पंजाब में उसका बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो वही लोग आज रास्ते पर हैं, आज आंदोलन आज कर रहे हैं। और
यही जो चीज़ को ये बजट में कोई संवेदना, कोई फीलिंग, कोई सिंपैथी, कोई ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हमारा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक भी नहीं आया। जबकि बजट के बाद शेयर मार्केट उछल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, उनके पास पैसा आएगा। गरीब आदमी का हालत क्या होगा? नोबडी बदर्स अबाउट इट। कोई एक भी आंख में आंसू भी नहीं है। और ये क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति पर जब ये लोग रास्ते पर आए, एक 80 ईयर्स ओल्ड जो गुरमुख सिंह करके जो थे, वो जेल में भी हैं, जो 26 जनवरी में ज्वाइन किए थे। काफ़ी लोग मिसिंग हैं, 1000 लोग मिसिंग है जो 26 जनवरी का आंदोलन में ज्वाइन किए थे। हजारों लोग मिसिंग हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। 80 बरस के बूढ़े आदमी वो जेल में हैं। तो ये जो है कि सरकार बोला अब हम आंदोलन को 2 साल का 18 महीना या 2 साल के लिए हम आंदोलन को पोस्टपोन करेंगे, हम पीछे खींचेंगे नहीं। हमने लास्ट गुरुवार के मीटिंग में बात किया था कि WTO के साथ में क्या करार हुआ है कि सरकार 3 लॉ के को हटाना ही नहीं चाहता है। 3 लॉ को रखेंगे, उसके कारण बैरिकेडिंग करके भी करेंगे, हम भले बदनाम हो जाएंगे दुनिया में, वी डोंट केयर। लेकिन ये जो है कि उनको ये कानून हटाने की बात वो लोग कर नहीं रहे हैं। और ये जो गड़बड़ जो किया, उनके प्लांटेड आदमी जो गड़बड़ जो किया, ये तो ये जर्नलिस्ट पकड़े जाते हैं, ट्विटर के जो पोस्टिंग करते हैं, जैसा राजीव सरदेसाई हो, मिनाल पांडे हो, ऐसा लोगों के सामने केस हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में FIR जो उनके सामने दखल हो रहा है, उसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन दीप सिद्धू जो है, जो प्लांटेड आदमी जो था, जो निशान साहब का झंडा लगाया और उसको खालिस्तान का झंडा बोलकर पूरा गड़बड़ वहाँ मचा गया लाल किला में, जो कि इट वॉज बीन प्रोवोक एजेंट जो है उससे करवाया, वो लेकिन अभी पकड़ा नहीं गया, वो नहीं मिल रहा है। ये कहाँ है? वो नहीं मिल रहा है। 11 बात हो चुकी है, अभी सरकार बात की बात नहीं कर रहा है। अभी 22 तारीख को बात हुआ था, अभी सरकार बात करने के लिए कुछ भी राजी नहीं है। तो ये अभी स्थिति किसान आंदोलन को खड़ा हुआ है। और अभी पंजाब गवर्नमेंट ने फिर से बोला कि हम ये 3 लॉ के खिलाफ में हम असेंबली में पास करेंगे। अभी भी डिफरेंट स्टेट में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये महापंचायत बहुत जगह में अभी होने लगा है। तो ये एक प्रकार की परिस्थिति खड़ी हुई है। तो लेकिन सरकार इसके प्रति कोई भी अभी शो नहीं कर रहा है कि इसको हम समाधान करेंगे। और जो बजट हुआ है उनको साथ में मोर एंड मोर ये जो इंडस्ट्रियल सर्कल जो है इनके साथ बात करके मोर एंड मोर कंसेशन देने के लिए कोशिश कर रहा है। और एक बात है कि इसी बीच में कुछ घटनाएं जो हो गया अभी, वो घटना है कि जो बर्मा में हमारे साइड में जो सान कुई जो थे उनको डिपोज करके जेल में डाल के मिलिट्री कूप हो गया। और ये मिलिट्री कूप उन्हीं ने तो उनके लिए नोबेल प्राइज़, पीस का नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं। लेकिन रोहिंग्या को जिस तरह से निकाला, शी लॉस दैट सपोर्ट, जो उनके प्रति सपोर्ट था, ग्लोबल सपोर्ट था, वो सपोर्ट उन्होंने खो डाला था। और एक अराजकता भी था। लेकिन ये अराजक और ये जो सान कुई जो हैं वो तो पहले भी बने डिटेन थे, हाउस अरेस्ट में थे, सारा दुनिया में उनको रिलीज करने के लिए आंदोलन हुआ था। और आज फिर से वहाँ मिलिट्री पावर आ गया है। तो ये राइटिस्ट पावर जो अभी सारा दुनिया में आई हुई है, ट्रंप आने के बाद जो राइटिस्ट पावर जो ब्राज़ील में, पाकिस्तान में जो आई हुई है, तो ये जो राइटिस्ट पावर आने के बाद दे डोंट केयर कि ये पूरा लोगों का विरुद्ध में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स,
डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ख़त्म करना, इसी की बार बार ये लोग कोशिश करते रहते हैं। इसके साथ साथ और एक भी घटना जो हो रहा है अभी अमेरिका में, हम अमेरिका में घटना जो बन रहा है इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अभी ट्रम्प तो को हटाना इतना आसान तो था नहीं। हमने अमेरिका के बारे में चर्चा भी किए थे। ट्रम्प को विदाई देने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, वो जाना नहीं चाहते थे। और कैपिटल में उन्होंने जिस तरह से इसको सीज करने की कोशिश की, रिसर्शन करने की कोशिश की, जिस तरह से देश को चलाने की कोशिश की, इसके सामने इम्पीचमेंट का बात चली तो उस समय पर बोला गया अभी भी इम्पीचमेंट का टाइम नहीं है। फिर थोड़ा दिन के बाद बोला गया कि इम्पीचमेंट जो था, जैसे इलेक्शन के बाद इम्पीचमेंट करना इट इज टू अर्ली और अभी इम्पीचमेंट करना टू लेट। इस तरह से बात करके ट्रम्प का इम्पीचमेंट ना ही हो ताकि सच बात आ नहीं पाए। खाली रिपब्लिकन के लोग ही नहीं, खाली 5 रिपब्लिकन छोड़ करके बाकी रिपब्लिकन इम्पीचमेंट के खिलाफ थे, ट्रम्प का रिपब्लिकन का खिलाफ थे। तो आज तो वो जो डिफेंस जो आ रहा है मैंने ट्रम्प का अपने आप को बचाने के लिए, ये बड़ी हैरानी होने वाली बात है। उसमें कोई रिमोर्स नहीं है। जब ब्लैक लाइफ मैटर हुआ, उन्होंने चर्च जाके उन्होंने बताया कि कितने धार्मिक हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, वो जाके उन्होंने बताने की कोशिश की। वो कोई कन्फेशनल फैक्टर जो है बाइबल में या क्रिश्चियंस माने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग में जो है दैट इज नॉट देयर एट ऑल। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है उनका जो बात बोला जाता है अभी प्रेसिडेंट नहीं है, तो बिकॉज ही इज नॉट प्रेसिडेंट इसीलिए उनका इम्पीचमेंट नहीं हो सकता है। एक पॉइंट उन्होंने ऐसा रखा गया है कि उन्होंने इंसर्शन इंसाइट किया ही नहीं, उन्होंने इंसर्शन किया ही नहीं। और उन्होंने जो बोला अमेरिका में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको एक्सरसाइज किया। इंसाइटमेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच था, वो इंसाइटमेंट नहीं था। तो ये जो इसीलिए प्रेसिडेंट से ओथ लेते हैं उसको उन्होंने वायलेट नहीं किया। तो ये उन्होंने बोले कि कांग्रेस के सामने उन्होंने को सेडिशन चार्ज कि वो जो डिड नॉट अर्ज सेडिशंस अगेंस्ट कांग्रेस को उन्होंने सेडिशन की कांग्रेस सामने उन्होंने बात किया ही नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन को ये गलत रास्ते पर लेने की कोशिश करते थे, या जॉर्जिया में जो जीओपी था उसी को इलेक्शन रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए कोशिश करते, ऐसा कोई प्रूफ है नहीं है। और ये देश की जो इंटीग्रिटी जो है उसी इंटीग्रिटी को उन्हें थ्रेटन किया नहीं है। वो अपनी बचाव के लिए ये सारे 8 पॉइंट एक एक करके रखा गया है। तो इनको शर्म नहीं है, वो आदमी को तो कोई शर्म करके कोई चीज़ है ही नहीं है, और वो बात को रखने की कोशिश करेंगे। और इम्पीचमेंट कहाँ तक चलेगा नहीं चलेगा वो कहना मुश्किल भी है। लेकिन जो लोगों गए थे, जो लोग कैपिटल के में घुस गए थे, वो लोग बोले कि उनको ट्रम्प ने इनवाइट किया था, वो कैपिटल में अंदर में घुसने के लिए उनको इनवाइट किया था। सो दे वर कॉल्ड, दे वर इनवाइटेड। तो ये सब अमेरिका की मामले में आपको मैं बताया। अभी कोरोना के बाद में जो हो रहा है, अभी जो कोरोना वायरस का जो बात है, इंजेक्शन की बात, इंडिया की जो बात है, वायरस का जो वैक्सीन लेने के लिए लोग घबरा रहे हैं। तो ये घबराने वाली बात है, जबकि अमेरिका में जो बड़े प्रधान लोग जो अपने वैक्सीन का इंजेक्शन ले लेते हैं, इंग्लैंड में लेते हैं, फ्रांस में लेते हैं, बाकी जगह में लेते हैं, तो इंडिया में हमारे बड़ा सवाल आता है इवन साधारण ऑफिसर तक भी क्यों लेने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। और जो साधारण कर्मचारी काम कर 1,500 में काम करते हैं उनको पकड़ के इंजेक्शन वैक्सीनेशन दे रहे हैं, और कुछ मर भी रहे हैं। तो मरते हैं तो बोल के हार्ट का प्रॉब्लम था, तो हार्ट का प्रॉब्लम था तो उसको वैक्सीनेशन क्यों दिया गया। तो यहाँ जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है ये प्रकार का जैसा बलजबरी से दिया जा रहा है, तो ये इसको कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो होना चाहिए वो इस प्रोसेस इज टोटली एब्सेंट इन इंडिया। और एक वैक्सीनेशन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। जो रशिया के स्पुतनिक को सब क्रिटिसाइज करते थे, आज रशिया का वैक्सीन के बारे में बहुत अप्रिशिएशन हो रहा है, बोले कि 95% इफेक्टिव है। तो किसको विश्वास करे, किसको विश्वास ना करे, और कौन वैक्सीनेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं है।
तो ये सब चीज़ आज जो कोरोना का जो डर जो है, कोरोना और भी नए नए रूप से अभी प्रकट हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए कोई कोशिश भी नहीं हो रहा है। तो ये वुहान में कहाँ हुआ था जाने के लिए WHO वहाँ चले गए हैं, लेकिन फर्दर रिसर्च जो होना चाहिए वो फर्दर रिसर्च उसके बारे में नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आज के संप्रत में ये सारे चीज़ को आपके सामने रखा। अभी मैं एजुकेशन के बारे में अभी कुछ बात एजुकेशन के बारे में रखना इसीलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हेल्थ में ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसा दिया गया है, लेकिन ये हेल्थ का जो पैसा जो है वो तो वैक्सीनेशन में जाएगा, लेकिन जनरल हेल्थ के लिए इसका कोई असर नहीं होगा। मिलिट्री का भी ऐसा ही वो है। तो ये जो अलर्टमेंट जो हुआ है सर्विस सेक्टर में, अलर्टमेंट बिल्कुल है नहीं। सर्विस सेक्टर में देयर इज नो अलर्टमेंट। तो सर्विस सेक्टर में जो अलर्टमेंट होना चाहिए इसके बारे में सरकार साइलेंट है। अगर इसके बारे में अगर कोई कुछ ये मूवमेंट होता है तो शायद हम कंपेल कर सकते हैं इसको ये करने के लिए, ताकि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा पैसा कुछ अलॉटेड हो सके। तो ये सब बात अभी आपके सामने में रखा। तो ये सांप्रत में और आने वाले दिनों में हम और भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक बात जो मैं सामने शुरुआत की कि इनइक्वालिटी, धनी धनी हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, बजट में और भी धनी धनी होगा, गरीब गरीब होगा। वैक्सीनेशन किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, बड़ों को मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन नेशनलिज्म ये भी चल रहा है। और किसान आंदोलन को जिस तरह से बेरहमी से इसको दमन किया जा रहा है, सिविल लिबर्टीज़ को बिल्कुल दमन किया जा रहा है। कोई भी रिपोर्टर इसको रिपोर्टिंग करेगा, ट्वीटर करेगा, उसके सामने सेडिशन के चार्ज दिया जाएगा, एक भय की वातावरण दिखा जा रहा है। ये सब जो चीज़ हो रहा है इसके सामने आज एक अजीब सा परिस्थिति खड़ी हुई है। तो एक हम सबको इसके बारे में सजाग रहना है और ये सजाग रहकर हमको ये सरकार के सामने उनको अपील करना है सरकार को, ताकि आप खरेखर प्रो पीपल एटीट्यूड लीजिए, प्रो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड लीजिए, ताकि जो फार्मर का जो प्रॉब्लम जो है इसको समाधान करने की कोशिश कीजिए। बस इतना कहकर ही मैं अपना बात पूरा करता हूँ।